बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो आर्टिकल कंप्लीट करेंगे वो है म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है या क्या होती है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल लफ्ज़ से हमें समझ आ जाएगी कि म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, यानी एक कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो दूसरी कॉइल के अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ऑब्वियसली फिर उसमें कुछ इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। हम यहाँ पर दो कॉइल्स लेंगे, एक को हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल, उसे हमने पी से रिप्रेजेंट किया। एक कॉइल को हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल, उसे हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का जो सिचुएशन है वो ये है कि हम प्राइमरी कॉइल में करंट वेरी करेंगे, उसकी वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और उस ईएमएफ की वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक है प्राइमरी कॉइल, एक है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हमने एक सेल अटैच किया है, एक स्विच लगाया है, एक रेजिस्टर लगाया है, ताकि हम अपने करंट को वेरी कर सकें, और साथ ही एक कॉइल लगाई है। सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास एक कॉइल है जिसको हमने सिंपली गैल्वानोमीटर से कनेक्ट किया है, ताकि हम उसमें जो करंट फ्लो होगा उसको डिटेक्ट कर सकें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। फैराडेज लॉ हमने पढ़ा था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसमें हमने कैलकुलेट की थी कि किसी एक कॉइल में जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो किस रेशियो से आती है। तो उसकी इक्वेशन हमने निकाली थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास होती है ई एस इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ठीक है, यानी हमारे पास अगर हमारे पास जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब हम प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। इस सिचुएशन को हमने थोड़ा सा इस तरह से एनालाइज किया है कि जब प्राइमरी कॉइल में हम करंट वेरी करवाते हैं तो हमारे पास प्राइमरी कॉइल के अंदर ही फ्लक्स चेंज होता है। हम इस सिचुएशन को भी इग्नोर कर रहे हैं, हम चल बढ़ रहे हैं सेकेंडरी कॉइल की तरफ। प्राइमरी में करंट सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज करवाता है, और प्राइमरी का जो करंट है कितना सेकेंडरी में फ्लक्स इंड्यूस करेगा उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और ये साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक नंबर ऑफ टर्न होगा तो हमारे पास इक्वेशन होगी आई पी इज प्रोपोर्शनल टू फाइव एस। अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो हम नंबर ऑफ टर्न्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ये मिडल पार्ट जो है इसको भी इग्नोर करना है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और हम इसको कब डिस्कस करेंगे, जब हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी के करंट और प्राइमरी के फ्लक्स से रिलेटेड है। अभी हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है, यानी प्राइमरी की वेरिएशन सेकेंडरी में किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, हमने उसको लेके चलना है। तो हमने ये दोनों आउटर पार्ट्स जो हैं उनको कंबाइन किया है। दोनों आउटर पार्ट्स को कंबाइन करने से हमारे पास इक्वेशन आ गई है एन एस फाइव एस इज इक्वल टू एम आई पी। एम क्या है, हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब खत्म करना है तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करना पड़ेगा, वो हमने कैपिटल एम से इंट्रोड्यूस करवाया है, और उसको हम कहेंगे ये हमारी म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, फिर अब हमने क्या किया है, इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया है। ये एम साइड पे रखें और इस आई पी को उठा के इस तरफ नीचे ले जाएं तो इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगी। आपके पास इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल एम इज इक्वल टू एन एस फाइव एस ओवर आई पी। ठीक है, अब जो हमने ऊपर फैराडेज लॉ पढ़ा था, ठीक है, इसमें हमारे पास इस n को जब हम अंदर ले जाएं तो आपके पास एक फैराडेज लॉ की इक्वेशन बन जाती है माइनस डेल्टा एन एस फाइव एस ओवर डेल्टा टी। इसको फैराडेज लॉ को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। फैराडेज लॉ को जब हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई माइनस डेल्टा एन एस फाइव एस ओवर डेल्टा टी। अब इस एन एस फाइव एस को हमने यहाँ पर इस इक्वेशन से उठा के ले जाना है और यहाँ पुट कर देना है। तो ये एन एस फाइव एस हमारे पास इक्वल आ रहा है एम आई पी के। तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास नई इक्वेशन बन जाती है माइनस डेल्टा एम आई पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हमारे पास हमें म्यूचुअल इंडक्शन का आर्टिकल कर रहे हैं, तो हमें म्यूचुअल इंडक्शन को यानी एम को सेपरेट करना है, तो इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। ये हमने रीअरेंज की है। रीअरेंज किस तरह से की है उसको देख लेते हैं। हमने m को इस तरफ रखा है
और जो डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है उसको उठा के इस तरफ ले गए हैं, ठीक है। अब माइनस साइन जो है वो कहाँ गया यहाँ पर आते आते, ठीक है। अब ये देखें, ये है म्यूचुअल इंडक्शन की फाइनल इक्वेशन, और म्यूचुअल इंडक्शन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, यानी प्राइमरी में जितना करंट में चेंज आएगा टाइम के साथ उस हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में। ये रिलेशनशिप कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन का। माइनस साइन हमारा कहाँ चला गया है, माइनस साइन हमने इग्नोर किया है क्योंकि हमें मालूम है कि माइनस साइन बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है कि जिस डायरेक्शन में प्राइमरी का करंट होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। वो डायरेक्शन से रिलेटेड है इसलिए हमने उसे इग्नोर कर दिया है। हमारे पास ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन चूँकि इसके यूनिट्स होते हैं हेनरी, ठीक है, और ये हेनरी साइंटिस्ट के नाम पर लिखे गए हैं। इनको अगर हम यूनिट्स को डिराइव करें कि 1 हेनरी हमारे पास किसके इक्वल होता है, तो ईएमएफ का यूनिट आपके पास होता है वोल्ट। यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट हो गया आपके पास 1 हेनरी, ईएमएफ का यूनिट हो गया 1 वोल्ट, और करंट का यूनिट हो गया 1 एम्पियर, टाइम का यूनिट हो गया 1 सेकेंड। जब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये आपके पास आ जाता है 1 वोल्ट इंटू 1 सेकेंड पर 1 एम्पियर, ठीक हो गया। ये है आपके पास इंडक्टेंस के यूनिट्स या म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट्स। इंडक्टेंस के, म्यूचुअल इंडक्टेंस के और सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट्स सेम ही होते हैं। बेसिकली ये तीनों इंडक्टेंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल इंडक्शन का, इसमें हमने देखा कि प्राइमरी के करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका रेशो क्या है, ठीक है। और हमारा जो एंड में इक्वेशन आई, जो हमारा रिजल्ट आया वो ये था। अब हमने नेक्स्ट जो आर्टिकल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे वो होगा हमारा सेल्फ इंडक्शन का, और फिर हम इन दोनों को साइड बाय साइड रख के जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या। अच्छा बच्चे, एक चीज़ को नोट करें, मैंने यहाँ पर सेल अटैच किया है, और सेल जो है हमारे पास वो होता है डीसी करंट का सोर्स, ठीक है। तो इंडक्टर्स जो हैं वो बेसिकली बहुत अच्छा वर्क करते हैं, या जो आउटपुट देते हैं वो हमारे पास डीसी सोर्स की सूरत में आती है, और इंडक्टर्स जो हैं वो रेजिस्टेंस के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देते हैं जब हम सेल को रिप्लेस कर देते हैं किसी अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट से, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो इंडक्टर्स होते हैं वो डीसी करंट में वर्क करते हैं और अल्टरनेटिंग करंट के लिए वो रेजिस्टेंस के तौर पर बिहेव करते हैं। अब यहाँ पर इंडक्टर तो बेसिकली कहीं है ही नहीं, हमने इंडक्टर तो लगाया ही नहीं, तो इंडक्टर कहाँ से आ गया जो मैं इंडक्टर का जिक्र करना शुरू हो गई। तो ये जो कॉइल है हमारे पास, ठीक है, ये जो कॉइल है, ये जो इतना पार्ट है, इसको हम कहेंगे इंडक्टर। यानी अब हमने इंडक्टर बना लिया है। हमने क्या किया है, हमने एक नया डिवाइस समझ लिया, जान लिया, सीख लिया, और वो कौन सा है, वो इंडक्टर है, ठीक है। ये जो डिवाइस हमारा है इसको हम कहते हैं इंडक्टर। तो क्या हुआ हमारा इंडक्टर, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉइल है। के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है कैपिटल एल का, ये भी हमारा इंडक्टर है। ये नहीं, चलें इसको तैयार करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।